हेलो एवरीवन, दिस इज सीए कविता धिंगड़ा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, टीसीएस टीडीएस की मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूं जिसमें आज हम टीसीएस से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। टीसीएस और टीडीएस के हर एक कंसेप्ट को डिटेल के अंदर हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनली जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कब उनका टीडीएस टीसीएस कलेक्ट या डिडक्ट करना होता है, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके रेट्स क्या रहेंगे, कब डिडक्ट करना है, कब नहीं करना है, कब टीसीएस कलेक्ट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कंप्लीट एक एक प्रोवाइजो मैं अपनी सीरीज में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 206 सी से। सेक्शन 206 सी हमारे पास क्या बताता है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट और गेन्स होंगे फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन अल्कोहल, लिकर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और स्क्रैप एटसेट्रा, इसके बारे में बात करता है 206 सी। ठीक है। हम आते हैं इसके सबसेक्शन 1 पे। 206 सी सबसेक्शन 1 हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन बीइंग अ सेलर, यानी जो कि सेलर है, वो एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट, जब भी आप अपने खातों के अंदर अमाउंट्स को डेबिट करें, या फिर जो बायर है, बायर से अमाउंट रिसीव करोगे, कब? जब आपने अपने खातों में उस बैलेंस को डेबिट किया या बायर ने उस अमाउंट को रिसीव किया। ठीक है। आइदर इन कैश और बाय चेक, ड्राफ्ट या एनी अदर मोड। ठीक है जी, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है उस बायर से टीसीएस। ठीक है। कितना आप कलेक्ट करेंगे, जो स्पेसिफाइड परसेंटेज आप लोगों को नीचे टेबल में बताई गई है। ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक लिकर के ऊपर लगेगा 1%, तेंदू लीव्स पे लगेगा 5%, टिम्बर जितने भी ऑब्टेन हुए किसके लिए, फॉरेस्ट लीज के लिए 2.5%, जो अदर टिम्बर फॉरेस्ट लीज के अलावा किसी अदर मोड से आए हो 2.5%, या फिर एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, यानी 2.5%। देखिए, इन तीनों के ऊपर 2.5 ही रहेगा। ठीक है। जो टिम्बर है, टिम्बर फॉरेस्ट लीज से आई या अदर मोड से आए या फिर कोई अदर प्रोड्यूस है, उसके ऊपर कितना लग जाएगा, 2.5%। अदर प्रोड्यूस कौन सा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर पे कितना है, 1%, तेंदू लीव्स पे कितना है, 5%। स्क्रैप के ऊपर भी आपको टीसीएस लगेगा, कितना लगेगा जी, 1%। मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, इसके ऊपर भी 1% का टीसीएस लगेगा। 1% के केस में कितनी चीजें आई, 3। 1% में फर्स्ट वन एल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप या फिर मिनरल कोल, लिग्नाइट, ये सब कुछ इसके किसके अंदर आ जाएगा, 1% में। ठीक है जी। 5% की बात करेंगे तो इसमें कौन है, यहाँ पे 206C1 में तेंदू लीव्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय लीज या एनी अदर मोड, या फिर एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके ऊपर कितना लगेगा, 2.5%। ये तीनों मेरे पास 2.5% के केस हैं। ठीक है जी। तो 3 केसेस में 1%, 3 केसेस में 2.5% और एक केस में 5%। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ये था सेक्शन 206C1। ठीक है जी, इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट अगर हम देखें 206C1 1A। ठीक है जी, ये सेक्शन कौन सा है, 206C1 1A। ठीक है जी। ये क्या बताता है आपको, देखिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन ये डिक्लेरेशन दे देता है आपको, डिक्लेरेशन में वो क्या लिख के देगा कि ये जो आपने ऊपर प्रोडक्ट्स देखे, अल्कोहलिक लिकर देखा, ठीक है, तेंदू लीव्स थे, या अदर हमारे पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो 2.5% का लग रहा था, स्क्रैप था, मिनरल्स थे, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं या प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पजेज, तो आप इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर से मेरी बात सुनिए, जो आपने ऊपर देखे, ठीक है, ये जो आपने ऊपर डाटा देखा, दिस वन, इनके ऊपर ये जितना भी टीसीएस लग रहा था, इनके ऊपर जितना भी टीसीएस लग रहा था, ये टीसीएस आपको नहीं लगाना है, ये टीसीएस आपको नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है जी, ये टीसीएस, एक सेकेंड,
ये टीसीएस आपको कब नहीं लगाना, जब सामने वाली पार्टी ने आप डिक्लेरेशन दे दी कि इन प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फिर प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन के अंदर यूज करेगा। किसकी प्रोसेसिंग के लिए, जनरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर वो जनरेशन ऑफ पावर के लिए इसको यूज करता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग जनरेशन ऑफ पावर के लिए करता है, तो आपको इसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है एज पर सेक्शन 206C11A। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो भी डिक्लेरेशन आपको मिलेगी, इस डिक्लेरेशन को नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, जैसे सितंबर की डिक्लेरेशन आपको मिली तो 7 अक्टूबर से पहले आपको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये जो है डिक्लेरेशन ये देनी होगी। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी कि चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, इनको जो एक कॉपी है वो आपको पहुंचानी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? नाउ आगे हम बात करते हैं सेक्शन 206C11C। 1C के अंदर हमारे पास क्या आता है कि आपने कोई भी टोल प्लाजा, ठीक है, टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट या माइनिंग और क्वायरिंग के लिए कोई भी राइट्स परचेज किए। ठीक है, आपने कोई भी लाइसेंस लिया या कोई भी राइट परचेज किए रिगार्डिंग व्हाट, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा या फिर माइनिंग एंड क्वायरिंग, तो इसके ऊपर आपके पास कितना टीसीएस कलेक्ट होगा, 2% का टीसीएस कलेक्ट होगा। अब देखिए, आप बोलेंगे कि मैम हम जनरली भी पार्किंग को यूज करते हैं, टोल प्लाजा को हम कभी भी हाईवे पे जाते हैं तो टोल प्लाजा भी यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा टीसीएस कलेक्ट नहीं होता। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग एंड यूजर है। हम लोग क्या है, जैसे मैंने टोल क्रॉस किया, ठीक है, वहां पे जो स्पेसिफिक फीस है मेरी कटती है, लेकिन टीसीएस कलेक्ट नहीं होता। मेरा टीसीएस क्यों कलेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं एंड यूजर हूं। ठीक है, एंड यूजर का कभी भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। जो नॉर्मली रिटेल, होलसेल यानी जो आगे फर्दर सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, उनका टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं टोल प्लाजा के केस में, तो जिसने राइट्स लिए या लाइसेंस लिया, ठीक है, माइनिंग क्वायरिंग करने के लिए, तो जिन्होंने राइट्स लिए या लाइसेंस परचेज किया, उनका टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट होगा और वो 2% के रेट से कलेक्ट होगा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे 206C1 देखा, 1A देखा, 1C देखा। 1B में तो सिर्फ यही था ना कि हमें आगे जाके वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। मैं एक बार रिवाइज करती चलूंगी सारे के सारे कंसेप्ट्स को, ताकि अच्छे से आपको ध्यान में रहे। देखिए, 206C1 में हमने क्या देखा था, अल्कोहलिक लिकर 1%, तेंदू लीव्स 5%, टिम्बर जो थे मेरे पास फॉरेस्ट से आए थे, ठीक है, या फिर एनी अदर मोड आए थे, फॉरेस्ट के अदर जो प्रोड्यूस थे, इनके ऊपर 2.5% था, स्क्रैप के ऊपर 1% था, मिनरल और जो कॉल और लिग्नाइट के ऊपर मेरे पास कितना था, 1%। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अगर ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, एज पर 1B 1A में बता रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, तो आपके पास यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज पर 1C आपको इसकी जो डिक्लेरेशन है वो चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को जाके देनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास 1B के अंदर हमारे पास क्लियर हो गया। 1C हम देखेंगे, सॉरी मैंने 1B को 1C बोल दिया पीछे, तो 1C आगे हम देखेंगे। 1C में हमने क्या देखा, टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट या फिर माइनिंग और क्वायरिंग, इसके केस में कितना होगा, 2%। ठीक है, ये 2% टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। क्लियर एवरीवन? नाउ आगे हम चलते हैं 206C1F। 206C1F, इसके अंदर आपके पास क्या बताया हुआ है, कोई भी नया मोटर व्हीकल आपने परचेज किया, ठीक है, सॉरी नए को मैं नहीं वर्ड को यूज करूंगी, कोई भी मोटर व्हीकल, नया मैं क्यों नहीं ले रही बीच में, वो भी मैं आपको बताती हूँ, नया वर्ड क्यों नहीं ऐड करना। कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, अगर आपने वो परचेज किया, ठीक है, आपने उसके बदले में अमाउंट रिसीव किया, आपने वो सेल किया, कोई भी मोटर व्हीकल आप सेल कर रहे हैं 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट का, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम पेट्रोल की गाड़ी हो या डीजल की, कोई दिक्कत नहीं है, टीसीएस कलेक्ट होगा। कॉमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल हो, टीसीएस कलेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी मेन बात, व्हीकल पुराना हो या नया हो, टीसीएस कलेक्ट होगा। फिर से मेरी बात सुनिए, व्हीकल पुराना हो या नया हो, आइदर इट कैन बी न्यू और ओल्ड, टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है, आपको टीसीएस कलेक्ट करना
पड़ेगा। यानी किसी भी तरीके का मोटर व्हीकल आपने 10 लाख से ज्यादा का बेचा तो टीसीएस कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। टीसीएस कितना कलेक्ट होगा जी? 1%। 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट 1G पे हम चलेंगे। ठीक है, 1G में देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है एवरी पर्सन, दिस विल बी एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन, यानी कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, किसी के ऊपर भी जो भी हम पर्सन लेके चलेंगे सभी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है, कोई भी एक ऑथोराइज्ड डीलर है, उस ऑथोराइज्ड डीलर ने क्या किया, कोई भी सम रिसीव किया, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है उसने सम रिसीव किया, पैसा लिया, पैसा लेके वो क्या करेगा, बाहर रेमिटेंस कर देगा। जैसे मैंने किसी ऑथोराइज्ड डीलर को पैसे दिए कि आप ये पैसे लो, और ये पैसे लेकर इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया ये पैसा मेरा भेज दो, रेमिट कर दो, रेमिटेंस कर दो इसकी। मेरी बात समझ में आई? मेरा पैसा था, किसी ऑथोराइज्ड डीलर के पास में गई, मैंने कहा लो मेरे पैसे, ये मेरे पैसे लो और इंडिया के बाहर भेज दो। इंडिया के बाहर भेजने के लिए जो भी वट एवर कमीशन लेगा कुछ भी करेगा, लेकिन मैंने इंडिया के बाहर भेज दिए अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है आरबीआई की, उसके तहत मैंने वो पैसा बाहर भेज दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, क्या वर्ड यूज है, सच अमाउंट। आप इस पैरा को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको फिर से पढ़ाती हूँ। बीइंग एन ऑथोराइज्ड डीलर, being an authorized dealer who receives an amount for remittance out of India from a buyer, being person remitting such amount, यहाँ वर्ड क्या यूज है, such amount, यानी जो अमाउंट अभी आगे बताई जाएगी वो अमाउंट out of India under the liberalized remittance scheme of the Reserve Bank of India। ठीक है जी। तो सच अमाउंट, मैं आपको इसमें क्या दिखाना चाहती थी, सच अमाउंट यानी कितनी अमाउंट पर। आप नीचे जा करके देखेंगे ना, जब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट ऑथोराइज्ड डीलर शैल नॉट कलेक्ट सम, ऑथोराइज्ड डीलर जो है वो सम कलेक्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब एग्रीगेट अमाउंट जो है वो लेस देन 7 लाख रुपीज है। एग्रीगेट अमाउंट इज लेस देन 7 लाख रुपीज। ठीक है जी। अब देखो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाती हूँ, टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए टीसीएस कलेक्ट होगा 1G में, फॉरेन रेमिटेंस के केस में। ठीक है, व्हेन अमाउंट इज ग्रेटर देन 7 लाख रुपीज, हाउ मच टीसीएस विल बी कलेक्टेड, 5%। यहाँ पे 5% टीसीएस आपका कलेक्ट होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा की मैं बात करूं, बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अगर आपने टूर प्रोग्राम बनाया, यानी मैं कोई बाहर का फॉरेन टूर ले रही हूँ, फॉरेन टूर के केस में, ठीक है, मैंने कोई टूर प्लान करवाया, ध्यान रखिएगा टूर के अंदर सिर्फ टिकट्स के पैसे नहीं, वहां पे जो अकाउंट आप रहेंगे, वहां पे होटल के खर्चे हो गए, लॉगिंग के जो खर्चे हो गए, वो सब खर्चे मिला करके उसके ऊपर टीसीएस कटेगा। हु रिसीव्स एन अमाउंट फ्रॉम बायर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एनी अमाउंट। देखिए ऊपर क्या था, सच अमाउंट, यानी जो अमाउंट बताई गई है 7 लाख वाली। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट हो, अमाउंट कोई भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो, वो उसके ऊपर आपके पास टीसीएस कलेक्ट होना ही है। कितना टीसीएस कलेक्ट होगा, यहाँ भी 5% का टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा। क्लियर है जी? यहाँ पे देखिए इस चार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉरेन टूर, टूर एंड ट्रेवल। इस केस में कितनी भी अमाउंट हो, कितना टीसीएस कलेक्ट होगा, 5% टीसीएस आपको यहाँ कलेक्ट होना है। ठीक है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखिएगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, यहीं पे लिख देती हूँ मैं साथ के साथ। यहाँ पे इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आपने
जो रेमिटेंस करवाया है वो क्या किया आपने, लोन लिया है किसके लिए, स्टडी के लिए। आपने लोन लिया है स्टडी के लिए, उसकी उससे रिलेटेड रेमिटेंस हो रही है, तो यहाँ पे 5% ना लिख के 0.5% टीसीएस लगेगा। 5% ना लग के यहाँ पे कितना लगेगा, 0.5%। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसमें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था कि 5% आपको टीसीएस कलेक्ट करना है इन केस ऑफ 7 लाख रुपीज remitted by the buyer in a financial year where the amount being remitted is for the purpose other than purchase of overseas tour program package। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 7 लाख से, अच्छा ध्यान रखिएगा 7 लाख से ऊपर ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 लाख का किया, टोटल खर्चा आपने कितने का किया, 8 लाख का, तो इसमें से 7 लाख आप माइनस कर देंगे, 1 लाख के ऊपर आपका जो टीसीएस है वो कट जाएगा। फॉर द पर्पस अदर देन लिखा हुआ है, देखिए अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, यानी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि एनी अमाउंट। ठीक है, नाउ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये ध्यान से पढ़िएगा, ये वो एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड बताया हुआ है। ऑथोराइज डीलर शेल कलेक्ट अ सम इक्वल टू 1/2% यानी कि 0.5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस of 7 lakh rupees remitted by the buyer in a financial year if the amount being remitted out is a loan। जो आपने remitted out किया है वो क्या है, लोन obtained from any financial institution as defined in section 80E। section 80E में डिडक्शन मिलती है ना इंटरेस्ट की, जो भी आपने लोन लिया होता है बच्चे की पढ़ाई के लिए उसकी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया था, उस लोन की आप रेमिटेंस करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी टीसीएस तो कटेगा। किस अमाउंट पे कटेगा, एक्सेस ऑफ 7 लाख पे। ठीक है, किस अमाउंट पे कटेगा, एक्सेस ऑफ 7 लाख पे। अमाउंट यहां पे हम लिख देते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है समझ लेना यार, अमाउंट ग्रेटर देन 7 लाख पे। ठीक है, 0.5% से कटेगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, ऊपर हमने कितने रेट से कलेक्ट किया था, 5% के रेट से। यहाँ पे किस रेट से कलेक्ट कर रहे थे आप, जनरल फॉरेन रेमिटेंस के केस में 5% के रेट से। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ मैंने 5% के रेट से किया, लेकिन अगर यही स्टडी से रिलेटेड लोन का जो रेमिटेंस आपने किया यहाँ 0.5% से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, और अगर टूर एंड पैकेजेस आप ले रहे हैं फॉरेन जाने से रिलेटेड तो सीधा 5% आपका लग जाएगा। 7 लाख की कोई एग्जाम्पशन नहीं है। क्लियर, नाउ ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा अगर किसी और सेक्शन के तहत ऑलरेडी टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो इस केस में आपने जो भी टीसीएस है टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं करना है। ऑथोराइज्ड डीलर और ओवरसीज टूर प्रोग्राम का यहाँ मीनिंग आपको बताया गया है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों से मिलूंगी, जिसमें कोशिश करेंगे कि टीसीएस पूरा कवर हो जाए, उसके बाद हम उठाएंगे टीडीएस को। तो आज के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कल मिलेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।